हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान का पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है जल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सभी जीवों के लिए जल प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। 3/4 भाग या फिर हम बोल सकते हैं 71% भाग पर जल पाया जाता है, जिसमें से केवल 1% जल ही पीने योग्य है। जल जीवन का मौलिक आधार है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल पाया जाता है, जिसमें से 1% जल है जो हम पी सकते हैं। ठीक है, बाकी का जल समुद्रों में, नदियों में, झरनों में पाया जाता है जो कि पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं जल 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। जल कितने तत्वों से मिलकर बना है बच्चों? 2 तत्वों से, जिनमें से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। आगे दिया हुआ है, एक वयस्क मानव शरीर का 70% भाग जल होता है। तो एक वयस्क मनुष्य होता है, ठीक है, उसके जो शरीर होता है उसमें कितने प्रतिशत भाग पर जल होता है? 70%। एक हाथी के शरीर का 80% भाग या फिर 80% भाग जल होता है। पेड़ पौधों का 7% भाग जल होता है। ठीक है बच्चों, आगे है, मनुष्य जल का उपयोग अनेक कार्यों में करते हैं, जैसे पीने में, भोजन पकाने में, स्नान करने में, वस्त्र धोने में आदि। इनके अतिरिक्त जल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। जल हमारी मांसपेशियों तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, साइड में एक बॉक्स है। क्या आप जानते हैं जल का रासायनिक नाम H2O है? तो बच्चों, जो जल का रासायनिक नाम है वो क्या है? H2O। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन तत्व होते हैं और एक ऑक्सीजन, उसी से मिलकर बना है H2O। मनुष्यों की तरह जीव जंतुओं को भी जीवित रहने तथा अपने शारीरिक विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। मनुष्यों तथा जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधों का जीवन भी जल पर निर्भर है। पेड़ पौधे जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधों को वृद्धि करने के लिए प्रकाश तथा वायु के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। तो बच्चों, मनुष्यों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, जीव जंतुओं के लिए भी जल की आवश्यकता होती है तथा पेड़ पौधों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना ये अपनी वृद्धि या विकास नहीं कर पाएंगे। आगे, जल के स्रोत। जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल के 3 मुख्य स्रोत हैं। नंबर 1 वर्षा का जल, नंबर 2 नदियों व झीलों का जल, नंबर 3 भूमिगत जल। तो बच्चों, जो हमें वर्षा के द्वारा जल प्राप्त होता है, एक तो वर्षा का मुख्य स्रोत है, दूसरा नदियों व झीलों का जल, और तीसरा भूमिगत जल, यानी भूमि के अंदर जो जल है जिसे हम ट्यूबवेल, कुआं आदि से निकालते हैं, उसे भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, पहली हेडिंग है वर्षा का जल। वर्षा का जल पृथ्वी जल का मुख्य स्रोत है। वर्षा का कुछ जल नदियों, झीलों आदि में एकत्र हो जाता है। इस जल को भूतल जल कहते हैं। वर्षा का कुछ जल धरती द्वारा सोख लिया जाता है, जो कि विभिन्न परतों के नीचे एकत्र हो जाता है। इस जल को भूमिगत जल कहते हैं। तो बच्चों, जो पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है वो क्या है? वर्षा। वर्षा का ही जल नदियों, झीलों, तालाबों में एकत्र हो जाता है। कुछ जल भूमि के अंदर चला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूमिगत जल। ठीक है, और जो भूमि के अंदर रहता है, भूमि के ऊपर रहता है, जैसे कि नदियों, तालाबों में, उसे क्या बोलते हैं हम? भूमितल जल। ठीक है, अगली हेडिंग है नदियों व झीलों का जल। वर्षा के जल के अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पाकर पहाड़ों की बर्फ पिघलकर जल में बदल जाती है। जल झरनों से निकलकर नदियों और झीलों में मिल जाता है। तो बच्चों, वर्षा के जल के अतिरिक्त ग्रीष्म यानी गर्मियों के दिनों में गर्मी पाकर जो पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है वो पिघलकर कहाँ आ जाती है? भूमि पर।
झरनों तथा नदियों में मिल जाती है। ठीक है, दूसरी हेडिंग है भूमिगत जल। भूमिगत जल को भूगर्भीय जल भी कहते हैं। भूमिगत जल कुओं, हैंडपंपों द्वारा प्राप्त किया जाता है। और भूमि के अंदर जल कब जाता है? वर्षा के समय जो जल होता है वो भूमि सूख लेती है और वही बाद में फिर हम कुओं, हैंडपंपों द्वारा प्राप्त करते हैं, जिसे हम भूमिगत जल बोलते हैं। आगे है आपने क्या सीखा। बच्चों, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा उसमें क्या सीखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों 3/4। दूसरा प्रश्न है कुएं द्वारा प्राप्त जल को क्या कहते हैं? तो इसको बोलेंगे बच्चों भूमिगत जल। अगली हेडिंग है जल की अवस्थाएं। भूमि पर जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। पृथ्वी पर बच्चों जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3, ठोस, द्रव और गैस। तो इसको सभी को डिटेल में पढ़ते हैं हम। पहले नंबर पर दिया हुआ है ठोस। बर्फ जल का ठोस रूप है। ठोस का आकार निश्चित होता है। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से नीचे ठंडा करने पर बर्फ प्राप्त होती है। बर्फ जल से हल्की होती है। बर्फ के टुकड़े को जल से भरे ग्लास में डालने पर है जल की सतह पर तैरने लगती है। तो बच्चों जो बर्फ होती है वो क्या होती है? जल का ठोस रूप होती है। ठीक है, और बर्फ हमें कैसे प्राप्त होती है? जब हम जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से भी नीचे जब ठंडा करते हैं तो हमें जो जल होता है वो बर्फ के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और जो बर्फ होता है वो कैसा रहता है? जल से हल्का होता है। जब हम बर्फ को जल या पानी के भरे ग्लास में डालते हैं तो वो उसके ऊपर ऊपरी सतह पर तैरने लगता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में बनाकर भी दिया हुआ है। यहाँ पर एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें जो बर्फ के टुकड़े डले हुए हैं जो कि ऊपर तैर रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं द्रव। साधारणतः हम जल को द्रव अवस्था में देखते हैं। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। जल को इस अवस्था में जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। तो बच्चों जो जल हम पीते हैं वो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में, और इसका कोई आकार नहीं होता है निश्चित। जैसे कि बर्फ का आकार होता है उस प्रकार से जल यानी पानी का आकार नहीं होता है। ठीक है, हमें जल को इस अवस्था में जिस बर्तन में रखेंगे वह उसी का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि हम एक चौड़े बर्तन में रखेंगे तो वह उसी का रूप धारण कर लेगा, ग्लास में रखेंगे तो उसका रूप धारण कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो द्रव जल होता है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आगे है अगली हेडिंग गैस। बाष्प जल का गैसीय रूप है। इसका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। जल बाष्प वायु से हल्की होती है। जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर गर्म करने पर जल बाष्प में बदल जाता है। तो बच्चों जो बाष्प होती है यानी आपने देखा होगा कभी पानी उबलते हुए देखा होगा, उसमें से भाप निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं? बाष्प। और ये जल का कौन सा रूप होता है? गैसीय रूप। इसका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जल बाष्प जो वायु से हल्की होती है और जब हम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो जो जल होता है वो किस में बदल जाता है? बाष्प में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। गैस पर जल रखा हुआ है। ठीक है, उसमें से धुआं निकल रहा है, वो किस रूप में निकल रहा है? बाष्प के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं जल का रूप परिवर्तन। जल का रूप परिवर्तन देखते हैं बच्चों। जल का ताप बदलकर इसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। यह क्रिया जल का रूप परिवर्तन कहलाती है। जल के रूप परिवर्तन का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो पहले नंबर पर है जल का बर्फ में बदलना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल जमने लगता है और बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण, यदि हम जल को कुछ समय के लिए फ्रीजर में रख दें तो यह बर्फ में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, आगे है बर्फ का जल में बदलना।
0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर गर्म करने पर बर्फ जल में बदलने लगता है। इसे बर्फ का जल में बदलना या पिघलना कहते हैं। तो बच्चों, जो बर्फ होती है उसे अगर हमें जल में परिवर्तित करना है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर हम उसे गर्म करेंगे तो वह पुनः जल में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण, बर्फ के कुछ टुकड़ों को एक बर्तन में रखिए, आप इसे गैस पर गर्म कीजिए, आप देखेंगे कि बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे पिघलकर जल में बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है जल का वाष्प में बदलना। जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर गर्म करने पर जल वाष्प में बदल जाता है। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो बच्चों, जब जल को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो जो जल होता है वो वाष्प या भाप में बदल जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। उदाहरण, एक बर्तन में थोड़ा सा जल लेकर गैस पर रख दीजिए, थोड़ी देर में जल उबलने लगता है और उसमें से वाष्प या भाप निकलती है। यदि इसके ऊपर प्लेट रख दी जाए तो वाष्प की बूंदें प्लेट से टकराकर दोबारा जल में परिवर्तित हो जाती हैं। वाष्प के जल में बदलने की इस क्रिया को संघनन कहते हैं। तो बच्चों, वाष्प के जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। आगे है प्रकृति में जल चक्र। सूर्य की गर्मी से झीलों, तालाबों, समुद्रों आदि का जल गर्म होकर वाष्पीकरण द्वारा जल वाष्प में बदल जाता है। यह जल वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर उठने लगती है और ऊपर जाकर बादल का रूप लेती है। बादल ठंडे होकर संघनित होने लगते हैं और जल वाष्प जल में परिवर्तित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है। जल पुनः पृथ्वी पर पहुँच कर तालाबों, झीलों, समुद्रों आदि में मिल जाता है। यह क्रिया प्रकृति में निरंतर चलती रहती है। इसे हम क्या बोलते हैं? जल चक्र। तो बच्चों, जब पृथ्वी पर नदियों, तालाबों व झीलों में पानी उपस्थित होता है, सूर्य की गर्मी में ये जो पानी होता है वो वाष्प बनकर या भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। ठीक है, जब वाष्प के रूप धारण कर लेता है जल तो हल्का हो जाता है। हल्का होने के कारण यह ऊपर उठने लगता है। ठीक है, और बादलों में जाकर संघनित हो जाता है। बादलों का रूप धारण कर लेता है और बादलों में संघनित हो जाता है और ठंडा होने पर पुनः जल में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर गिरने लगता है। यह जल पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाता है और तालाबों, झीलों, समुद्रों आदि में मिल जाता है। क्रिया निरंतर चलती रहती है और इसी को क्या बोलते हैं? जल चक्र। ठीक है, आगे है आपने क्या सीखा। अभी तक आपने क्या सीखा उससे संबंधित कुछ प्रश्न है बच्चों। बर्फ जल का कौन सा रूप है? ठोस, द्रव या गैस? तो बर्फ जल का कौन सा रूप होता है बच्चों? ठोस। वाष्प के जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखने योग्य बातें। तो ये बच्चों यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। भूमि पर जल ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, बर्फ जल का ठोस रूप है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। वाष्प के जल में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर गर्म करने पर जल वाष्प में बदल जाता है। इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आगे, प्रकृति में जल का वाष्प में बदलकर बादल बनना और पुनः संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरना जल चक्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में जो पार्ट 7 है उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।